नमस्कार, दृष्टि आईएएस के स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। हमने पिछले सेशन में भी जलवायु के संदर्भ में कुछ चर्चा की थी। इस सेशन में भी हम लोग जलवायु के संदर्भ में कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है? यह उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था का एक अंग है। यह क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की तरफ अत्यंत तीव्र गति से जो चलने वाली पवनें होती हैं, उन्हीं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवनें विसर्पण करती हुई यानी स्पाइरल वे में प्रवाहित होती हैं। इनका सर्वाधिक औसत वेग धरातल पर स्थित उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों के ऊपर होता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर उष्ण पूर्वी जेट और उपोष्ण जेट का प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के बारे में। वायुमंडल में मौजूद अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में 16 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर आर्द्रता नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं संघनन और उसके रूप के बारे में। संघनन इंग्लिश में कंडेंसेशन होता है। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ओस की बात करें, संघनन से जुड़े कुछ अन्य टर्म्स इस प्रकार हैं, जैसे ओस। हवा में जलवाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ी वस्तुओं पर जमा हो जाता है तो वह ओस कहलाता है। जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे होती है यानी 0 डिग्री या उससे कम पर, तो जलवाष्प कणों के बदले हिम कणों में परिवर्तित रूप को तुषार या पाला कहते हैं। वहीं कुहरा या कोहरा एक प्रकार का बादल होता है। जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। कुहासे की तुलना में जल के कण अधिक छोटे और सघन होते हैं, जबकि कुहासा एक प्रकार का कोहरा है। इसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक होती है। स्मॉग यानी धुआंसा की बात करें तो बड़े शहरों में फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले धुएं में जब कोहरे के कण मिल जाते हैं तो यह स्मॉग यानी स्मॉग प्लस फॉग कहलाता है, जिसे धुआंसा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चक्रवात की। जब वायु दाब में अंतर पड़ने के कारण केंद्र में निम्न दाब का निर्माण होता है और उसके चारों ओर उच्च दाब रहता है, तो वायु चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तेजी से चलने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में बात करते हैं तो इनकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। इनकी उत्पत्ति और विकास ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होती है। इनका विकास स्थल एवं सागर दोनों पर होता है। समदाब रेखाएं यहाँ पर वी आकार की होती हैं। इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा सामान्यतः धीरे धीरे और लगातार होती है। कभी कभी तीव्र बौछारें भी पड़ती हैं। वर्षा लगातार कई दिनों तक होती है। इनमें चक्षु का अभाव होता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता है, तापमान में वृद्धि होती जाती है और वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व हो जाती है। दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। कोरियोलिस बल के अभाव में ये विषुवत वृत्त के निकट उत्पन्न नहीं हो पाते। ये अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इनकी अहम विशेषता ये है, केंद्र में शांत क्षेत्र होता है जिसके ऊपर आकाश प्रायः मेघ रहित होता है। यह वृत्ताकार क्रोध क्षेत्र चक्रवात का चक्षु यानी आई कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं भी हैं, जैसे केंद्रीय भाग में वायु का तापमान आसपास की वायु के तापमान से अधिक होना चाहिए। वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो ताकि संघनन यानी कंडेंसेशन की गुप्त ऊष्मा जो चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके। महासागर की सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक हो। ग्रीष्म ऋतु में महासागरों का तापमान अधिक होने के कारण इनका विकास होता है।
कोरियोलिस बल की उपस्थिति आवश्यक होती है क्योंकि इस बल के न होने पर पवन व्यवस्था चक्रीय नहीं हो पाती। अब बात करते हैं प्रतिचक्रवात की। वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम जिसके केंद्र में वायु दाब अधिकतम हो और केंद्र से बाहर की ओर यह घटता जाता है, यह स्थिति प्रतिचक्रवात की स्थिति होती है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। इसका विस्तार चक्रवातों की तुलना में अधिक होता है। यदि प्रतिचक्रवात की दिशा की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत इसकी दिशा होती है। अमूमन वर्षा का अभाव होता है, लेकिन यदि ये महासागरों के ऊपर से गुजरते हैं तो वर्षा भी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समुद्र विज्ञान की। पूरी पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग पर महासागरों का विस्तार है। यदि क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का क्रम देखें तो सबसे पहले प्रशांत महासागर आता है, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर और इसके बाद आर्कटिक महासागर। विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त की बात करें तो चैलेंजर या मैरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में है, टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में, फिलीपींस गर्त प्रशांत महासागर, टास्करोरा गर्त प्रशांत महासागर, प्यूर्टोरिको गर्त अटलांटिक महासागर, रोमेश गर्त अटलांटिक महासागर और सुंडा गर्त हिंद महासागर के पास में है। यह सुमात्रा द्वीप के दक्षिण में है। समुद्र विज्ञान से जुड़ा एक टर्म होता है लवणता। लवणता की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता 34% है, दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता 35% है और सभी महासागरों की सम्मिलित रूप से औसत लवणता 34.75% है। महासागरों में सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है और वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के बावजूद तुलनात्मक रूप से कम लवणता यानी 34 से 35% लवणता पाई जाती है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे विषुवत वृत्त के समीप भारी वर्षा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, मेघाच्छादित आकाश और डोलड्रम की शांत वायु। यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश की। पहला है विषुवतीय या भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसके विस्तार की बात करें तो विषुवतीय रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच इसका विस्तार है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है, वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर बेहद कम पाया जाता है, यहाँ सालों भर संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, यहाँ सघन चीर हरित वन पाए जाते हैं, यहाँ सभी वृक्षों की पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती, पत्तियाँ चौड़ी और सघन होती हैं, यहाँ सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुँच पाती, वृक्ष काफ़ी लंबे होते हैं और वृक्षों पर जंगली लताएं चढ़ी होती हैं। इन जंगलों को सिलवास कहते हैं। महोगनी, गटापार्चा, रबड़, एबोनी, रोजवुड, ताड़ आदि के वृक्ष इस प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा प्रदेश है सूडानी, सवाना या उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों में लगभग 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच है। दक्षिण अमेरिका में यह प्रदेश 2 भागों में विभाजित है। उत्तर का भाग लानोस और दक्षिण का भाग कंपोज के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसमें स्पष्टतः 2 ऋतुएं होती हैं। सालों भर उच्च तापमान होता है। यहाँ औसत वार्षिक तापांतर एवं दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। प्रमुख वनस्पति की बात करें तो ये लंबे और सूखे घास होते हैं जिन्हें सवाना कहते हैं। एमू और शुतुरमुर्ग प्रमुख जीव के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। अकेसिया नामक प्रमुख वृक्ष भी पाया जाता है। तीसरे प्रदेश की बात करते हैं उष्ण मानसूनी प्रदेश। इसका विस्तार 8 डिग्री से 28 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च एवं जाड़े में यह 10 डिग्री से भी कम हो जाता है। इस प्रकार वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है।
वर्षा अनिश्चित एवं अनियमित होती है। वर्षा मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं जाड़े में शुष्कता होती है। चौथे प्रदेश की बात करें, उष्ण मरुस्थल का सहारा प्रदेश। इसका विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच है। विशेषताओं की बात करें तो वार्षिक एवं दैनिक तापांतर अधिक होता है। यहाँ पर मेघ रहित आकाश की स्थिति दिखती है। जल के अभाव एवं वनस्पति विहीन धरातल के कारण यह प्रदेश सौर विकिरण का अधिकतम भाग ग्रहण करता है। इस प्रदेश की प्रमुख वनस्पति नागफनी एवं अन्य कंटीली वनस्पतियां हैं। शुतुरमुर्ग, भेड़ एवं बकरियां प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला देखते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसका विस्तार भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों के अलावा महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। विशेषताओं की बात करें तो औसत तापमान 20 डिग्री से 26 डिग्री के बीच होता है। इस प्रदेश में न तो गर्मी अधिक पड़ती है और न ही ठंड। वर्षा मुख्यतः चक्रवातीय प्रकार की होती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ नींबू, नारंगी, अंगूर, जैतून आदि हैं। छठा प्रदेश है शीतोष्ण मानसून या चीन तुल्य प्रदेश। इसका विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। विशेषताएं हैं ग्रीष्म काल में काफ़ी गर्मी और औसत तापमान 32 डिग्री के आसपास। शीतकाल में काफ़ी ठंड, कहीं कहीं तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। साथ ही ओक, बीच, मैपल, कपूर, वालनट आदि अहम वनस्पतियां पाई जाती हैं। सातवां प्रदेश है सेंट लॉरेंसीय प्रदेश। इसका विस्तार 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर होता है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह प्रदेश सालों भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है। यहाँ पर वार्षिक तापांतर अधिक होता है और वर्षा लगभग पूरे वर्ष होती है। आठवां प्रदेश है शीतोष्ण कटिबंध घास प्रदेश। महाद्वीपों के भीतरी भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। यह तापमान के अधिक विषमता वाला क्षेत्र है। यहाँ के कुछ प्रमुख घास प्रदेश हैं, जैसे अमेरिका में प्रेयरी, यूरेशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और हंगरी में पुस्ताच। नवे प्रदेश की बात करते हैं शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत मध्य एशिया का गोबी, तिब्बत और तुर्कमेनिस्तान आदि क्षेत्र शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का मध्यवर्ती पठार और पैटागोनिया का मरुस्थल भी इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। टैगा प्रदेश की बात करते हैं। विस्तार इसका देखें तो यह सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 45 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच है। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से कनाडा और यूरेशिया में स्वीडन से साइबेरिया तक इसका विस्तार है। संसार का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर यहीं पर पाया जाता है। वर्षा लगभग सालों भर होती है। और अंत में शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं। इसका विस्तार 70 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुव तक है। संसार का न्यूनतम तापमान इसी क्षेत्र में मिलता है। प्रमुख वनस्पति के रूप में देखें तो यहाँ पर काई एवं लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत ही विरल है। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासी एस्किमो, यूरोप के लैप एवं एशिया के समाइट कहलाते हैं। पशुओं में उजला भालू, वालरस, कस्तूरी बैल आदि अहम हैं।